मैं अपने छोटे भाई को फ़ोन किया, मैं बोला डॉक्टर साहब आपका भाई आईपीएस बन गया। बस मैंने यही कहा। भाई ने कुछ नहीं पूछा भैया रैंक आया क्या आया, वो बोला उसकी एक्साइटमेंट की लेवल अलग। टू बी ए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नॉट ए नोट्स कलेक्टर। आपको नोट्स नहीं कलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनना है ना। रीडिंग 10,000 बुक्स, रीड वन बुक 10,000 टाइम्स। मैं यही कहूँगा एक ही किताब को 10,000 बार पढ़िए रादर देन की 10,000 किताबें पढ़नी है। और इस जमाने का सबसे बड़ा स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम है, बहुत लोग ये सोचते होंगे कि यूपीएससी के लिए बहुत हाई लेवल की इंटेलिजेंस चाहिए। इंटेलिजेंस आपको एकदम सबसे खराब चीज़ में भी मोटिवेशन ढूंढ के निकालना है। ये नहीं कि दौड़ रहे हैं तो मैराथन की तरह ट्रीट कीजिए यूपीएससी को, नॉट ए 100 मीटर रेस की 100 के स्पीड में भाग लिए खत्म हो गई। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे और आप सभी की यूपीएससी की तैयारी बहुत ही शानदार चल रही होगी। दोस्तों, स्टूडेंट्स व्यू की टीम पिछले कई टाइम से यूपीएससी टॉपर्स के साथ कन्वर्सेशन करने की कोशिश कर रही है। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ सर हैं। इनका इस बार 2023 के अंदर यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ है। सर से जानने की कोशिश करेंगे ओवरऑल क्या इनकी जर्नी रही, कितने अटैम्प्ट्स दिए, क्या ऑप्शनल था, क्या मीडियम था, किस प्रकार इन्होंने कौन सी कोचिंग से तैयारी की, कैसे मतलब यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट की और आखिरकार कैसे सिलेक्शन ली। तो सर इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमारे ऑडियंस को। मेरा नाम नितेश कुमार मिश्रा है। मैं सिविल सेवा परीक्षा 2023 में मेरी 158 158वीं रैंक आई है। मेरी ऑप्शनल एग्रीकल्चर थी। ये मेरा 6th अटैम्प्ट था और सिक्स्थ एंड फाइनल अटैम्प्ट था और इसमें मुझे सक्सेस मिली है। ओके। और इससे पहले कितना मेंस सर, कितने प्रीलिम्स आपने क्रैक किया? इससे पहले 2 मेंस, 1 इंटरव्यू, एक फॉरेस्ट सर्विस का मेंस, एक फॉरेस्ट सर्विस का इंटरव्यू और ये तीसरा। तो कुल मिला के 3 मेंस मैंने दिए, 2 इंटरव्यू दिए सिविल सर्विस के और 1 मेंस और 1 इंटरव्यू फॉरेस्ट सर्विस के। ओके सर, जब 6 अटैम्प्ट हो जाते हैं और आखिरकार 2 दिन पहले यूपीएससी की पीडीएफ आती है, उसमें आपका रोल नंबर और नाम दिखता है, तो सर कैसे आप देखते हो इस पल को? लगता है आपकी बरसों की मेहनत सफल हो गई और आप टोटली ब्लैंक हो जाते हो। 1-2 दिन के लिए आपको कुछ समझ में ही नहीं आता, आप नंब हो जाते हो। बिकॉज जिस पल के लिए आपने इतना दिन जिया, 7 साल 8 साल इन्वेस्ट किए, फैमिली फ्रेंड सोशल सर्कल सब छोड़ के आपने लगे हुए थे, तो आप कहाँ पहुँचे हो। तो वो जो जर्नी है ना, वो 1-2 दिन के लिए आपको नंब कर देती है और नंब के साथ साथ आपको ना हम्बल रहना सिखाती है कि इस जर्नी में आपको इतने दिन लग गए और आपको आगे जिसकी सर्विस करने आप जा रहे हो, सोसाइटी, समाज, पीपल, तो आपको हम्बल रहना है और रेस्पेक्टफुल रहना है और चीयरफुल और ऑप्टिमिस्टिक रहना है। तो सबसे पहले जब रिजल्ट आया, आपका पॉजिटिव रिजल्ट रहा, 198 रैंक लगी, तो किसको फ़ोन किया आपने और वो क्या 158 रैंक 158 रैंक लगी और किसको फ़ोन किया? मैं सबसे पहले मैं अपने छोटे भाई को फ़ोन किया, मैं बोला डॉक्टर साहब आपका भाई आईपीएस बन गया। बस मैंने यही कहा। भाई ने कुछ नहीं पूछा भैया रैंक आया क्या आया, वो बोला उसकी एक्साइटमेंट की लेवल अलग थी। भैया मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, वो पेशेंट को सामने देख रहा था, ओपीडी में था वो, बस वो रिजल्ट था बोल के उसने फ़ोन उठा लिया। उठाते ही बोला कि मैं 2 घंटे तक पेशेंट को देख ही नहीं पाया, मैं ओपीडी बंद कर दिया। बोला कि मैं इस लेवल पे एक्साइटेड हो गया था। फिर मैं भाई को बोलने के बाद मम्मी को फ़ोन किया, मम्मी पापा एक साथ ही बैठे थे। फिर मैं अपनी वाइफ को फ़ोन किया, फिर दोस्तों को फ़ोन किया। ओके सर, ये सब होने के बाद अभी आप आईपीएस जैसा भी माहौल बनता है, जैसे भी आपका क्या वो मिलता है, जैसे आपकी रैंक के हिसाब से कैटेगरी और रैंक। जी। अभी बात करते हैं कि सर अभी कैसा आप कैसा फील कर रहे हैं? थोड़ा बहुत खुश हूँ, बट साथ में ये भी सोच रहा हूँ कि भारत सरकार की इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाने जा रहा हूँ तो उसको कैसे करूँगा। तो वो मेरे माइंड में अब अगले ट्रेनिंग में क्या करूँगा, कैसे करूँगा, ट्रेनिंग के बाद में कैसे करूँगा, वो सब चीज़ें अब माइंड में आने लगी। अब एस्पिरेंट से ऑफिसर का सफ़र आ चुका है। तो मैं उसके लिए तैयारी कर रहा हूँ, माइंड में सोच रहा हूँ कि कैसे करना चाहिए, कैसे पब्लिक सर्विस अच्छे से कर सकते हो। तो वो चीज़ें अब माइंड में आने लगी। अब रिजल्ट 2-3 दिन हो गए, रिजल्ट डाई डाउन हो चुका है। अब फ्यूचर की मैं सोच रहा हूँ आगे की कि क्या करेंगे, कैसे बढ़िया हो सकता है, बेस्ट प्रैक्टिसेस कैसे सीखें, तो उन सब चीज़ों की सोचने लग गया। ये एक मंजिल है तो रास्ते भी होंगे और एक मेंटर भी जो मुश्किलों को आसान बना दे। नतीजे संयोग नहीं होते, दूसरों से बेहतर स्कोर होते हैं। GS Score, an institute for civil services. Good career is a process, and mentoring at GS Score is driven by primarily 2 objectives. One is empowerment and another is excellence.
This is what we are known for. कामयाबी की राह पर 1000 से भी ज्यादा निशान। GS कोड। सर कई बार ऐसा होता है कि जैसे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स बोलते हैं कि मैंने बचपन में ही ठान लिया था कि हमारे गांव में IAS आए थे, उनको देख के मेरा मोटिवेशन था। तो आपका कहाँ से मोटिवेशन आया? मेरा मोटिवेशन जब मैं 10 साल की उम्र का था तभी से मेरी मोटिवेशन आ गई थी कि मुझे बनना है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब ने मेरे फादर की हेल्प की थी मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स बना देने में। तो तब मुझे यही लगा था कि अगर एक आदमी मेरे जैसे एक आदमी का एक दिन हेल्प कर सकता है तो ऐसे आदमी 365 दिन कितने लोगों को कितना हेल्प कर पाता होगा। तो ये मेरी मोटिवेशन रही कि मैं समाज में आऊँगा और अगर मैं एक नहीं 10, 20, 50 लोगों की भी मदद कर पाया वो भी मेरे जीवन सार्थक होने का हो जाएगा। हमारे ह्यूमन बीइंग का क्या नेचर होता है, आप एक हो, आप अपने जैसे 5 और बनाने की कोशिश करो, बेस्ट बनाने की कोशिश करो, और यही चीज़ अगर हर कोई सोचने लग जाए ना तो हमारी कंट्री बहुत डेवलप्ड हो जाएगी। ओके सर, प्रीलिम्स की बात करते हैं, आपके पास समय भी कम है सर। प्रीलिम्स के लिए आप अच्छे से स्टूडेंट्स को समझाएं, 2 महीने रहे, 2 महीनों में किस प्रकार प्रीलिम्स को देखिए, प्रीलिम्स के लिए आप अपने बेसिक्स को ना भूलें। रादर देन गोइंग फॉर मल्टीपल टेस्ट सीरीज, मल्टीपल सोर्सेज, आप जिस टेस्ट सीरीज को करते हो उस सीरीज को दिल से भरोसा करो, उस पर ट्रस्ट करो और डेली 2 से 2.5 घंटे CSAT प्रैक्टिस करो। अभी आप देखे होंगे कट ऑफ आ गई है, करीब करीब उसमें कट ऑफ में स्कोर आप देखे होंगे तो स्कोर अभी लगभग 75 के करीब पहुंच गई है, जो कि 116 हुआ करती थी 2016-17 में, और वो गिर के 75 आ गई है। दिस इज अ फैक्टर, CSAT हैज़ बीन अ डिसाइडिंग फैक्टर। तो CSAT आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, CSAT में ना करें तो सब बेकार है। हर दिन 1-2 घंटे CSAT के लिए दीजिए। CSAT का सबसे बढ़िया सोर्स है 2012-13 से आप पेपर उठाइए, 23 तक के CSAT के सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आंसर्स देखिए, सॉल्व कीजिए, और कुछ टेस्ट सीरीज भी लगाते रहिए टेस्ट CSAT के लिए, और अपनी बेसिक्स को मजबूत रखिए। बेसिक्स के बिना आपका नहीं होगा, तो इसलिए आप बेसिक्स पे फोकस कीजिए, आपका जरूर प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। अब मेंस की बात करते हैं। आपने जैसे मेंस में कई बार बहुत सारे मतलब मेंस के अंदर इतने एग्जाम होते हैं कि इंसान UPSC वाला फर्स्ट्रेट हो जाता है कि आज भी है, शाम को भी है, कल भी है, वो सीन, और किस प्रकार अपने को रियल एग्जाम में अच्छे से मार्क्स कैसे लाए? ये मेंस जो है वो क्रिकेट के टेस्ट मैच की तरह होता है जी, और एक मैराथन की तरह भी होती है। आपको दौड़ते जाना है, एक ही साथ दौड़ के सारी एनर्जी नहीं ख़त्म कर देनी है। उसमें आपको अपने हेल्थ, आपकी डाइट, आपकी टाइमिंग, इन सब का भी आपको ध्यान रखना होता है। प्रिपरेशन तो पार्ट है, टाइम मैनेजमेंट मेंस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इन दोनों चीज़ का ध्यान रखिए। बाकी प्रिपरेशन के दौरान जो लोग आपको बताते हैं और तो आप उस हिसाब से फॉलो करते हैं। टाइम मैनेजमेंट पे ऊपर खास ध्यान दीजिए। तो मेंस के लिए आपने कहाँ से गाइडेंस लिया, कौन कौन से सोर्सेज फॉलो किए? क्योंकि पर्टिकुलरली मेंस ही आपको टॉप रैंक दिलवाएगा, वही मेंस ऑप्शनल के अंदर जो अच्छे से आप लिखते हो वही आपको टॉप रैंक दिलवाता है। तो गाइडेंस कहाँ से लिया आपने? क्या मेंस का मैं खुद से ही प्रिपेयर किया था, और उनके फीडबैक और उसकी वजह से मैं काफ़ी बढ़िया कर पाया। तो कोई भी एक टेस्ट सीरीज़ लीजिए, मैं ये किसी को एंडोर्स नहीं करूंगा कि ये करते हैं वो करते हैं, किसी की भी आप लीजिए जिसको आपको अच्छा लगता है, लेकिन टेस्ट सीरीज़ खरीद के भूलिए मत। सारे टेस्ट को सॉल्व कीजिए, जो फीडबैक देते हैं मेंटर्स उसको रिलीजियसली और पॉजिटिवली लीजिए और उस पर इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। ओके सर, कोई भी काम अपन जब स्टार्ट करते हैं तो बड़ी दुविधा हो जाती है, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे UPSC की फील्ड में तो इतना सिलेबस है, इतनी बुक्स है, हर चीज़ देख के इंसान कोई अगर इस फील्ड में आता है तो बड़ा परेशान हो जाता है कि इसको ले लूँ, इसको ले लूँ, वो कैसे सिलेक्शन कैसे करें? तो आप थोड़ा अच्छे से बताओ सर। देखिए, जो बेसिक्स है वो पूरे हर जगह अवेलेबल है। NCERTs प्लस स्टैंडर्ड रिकमेंडेड टेक्स्ट बुक्स, आप उन पर ट्रस्ट कीजिए। रादर देन रीडिंग 10,000 बुक्स, रीड 1 बुक 10,000 टाइम्स। मैं यही कहूँगा, एक ही किताब को 10,000 बार पढ़िए रादर देन कि 10,000 किताबें पढ़नी है। तो मैं कभी ट्राई टू बी ए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, नॉट ए नोट्स कलेक्टर। आपको नोट्स नहीं कलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनना है ना। तो एक नोट्स जो है उस पर ट्रस्ट कीजिए, भरोसा कीजिए और पढ़ते रहिए, रिवाइज कीजिए, राइट आंसर राइटिंग कीजिए, रिवाइज कीजिए। नोट्स इधर उधर नहीं भागना है। और इस ज़माने का सबसे बड़ा स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। इतने इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो गए हैं ना, सबको लगता है यार उसका ये अच्छा है, उसका वो अच्छा है। होगा ही, हर कोई अपने अपनी इंस्टीट्यूट्स में नोट्स बनाते हैं, कॉम्पिटेंट लोग बनाते हैं, तो सबके नोट्स अच्छे होते हैं। आप किसी एक को फॉलो कीजिए, अच्छे से कीजिए। ओके सर, जैसे UPSC आपने 6 अटैम्प्ट दिए हैं, तो क्या डिमांड करती है एक नॉर्मल स्टूडेंट से, आखिर उससे क्या मांगती है आखिरकार सिलेक्शन के लिए? बहुत लोग ये सोचते होंगे कि UPSC के लिए बहुत हाई लेवल की इंटेलिजेंस चाहिए। इंटेलिजेंस आपकी कैसी भी हो, आप तैयारी के दौरान उसको बिल्ड करते जाएंगे। इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कंसिस्टेंसी। आपको कंसिस्टेंटली लगना है और
किसी भी चीज़ को दिल पे नहीं लेना है, फेलियर को दिल पे भी नहीं लेना है और सक्सेस को भी दिल पे नहीं लेना है। फेलियर हुआ तो उससे सीख के आगे बढ़ना है, सक्सेस मिल गया तो उससे हम्बल हो जाना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। कंसिस्टेंसी से आपको अपने आप इंटेलिजेंस आ जाएगी। कंसिस्टेंट रहिए, रूटीन को फॉलो कीजिए, अच्छा होगा। तो इतने अटेम्प्ट में सर आपको डीमोटिवेशन भी हुआ, तनाव भी हुआ, वो सारी चीज़ें एक नॉर्मल स्टूडेंट्स की लाइफ में पहले अटेम्प्ट में होने लग जाती है, मगर आपने इतना लंबा संघर्ष करके आखिरकार सिलेक्शन लिया, अपने आप में एक बड़े गर्व की बात है। तो सर ऐसे इस कंडीशन में क्या कहना चाहोगे स्टूडेंट्स को? मोटिवेटेड रहिए। देखिए किसी भी चीज़ में आप मोटिवेशन ढूंढ सकते हैं। पब्लिक सर्विस आपकी मोटिवेशन हो सकती है, अट्रैक्शन फॉर पोजीशन एक मोटिवेशन हो सकती है। तो देयर कैन बी मोटिवेशन कैन बी मेनी रीजंस। आपको एकदम सबसे खराब चीज़ में भी मोटिवेशन ढूंढ के निकालना है। मोटिवेटेड रहिए, होपफुल रहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। ओके सर, और अगर आपके कुछ पॉइंट्स है, अगर कुछ आप स्टूडेंट्स को बताना चाहते हैं अंत में, तो सर बता सकते हैं। मैं तो बस आप लोगों को यही कहना चाहूँगा जो मैं इस इंटरव्यू के दौरान भी आपसे बोला हूँ, ऑप्टिमिस्टिक रहिए, होपफुल रहिए, हम्बल रहिए, आप निश्चित सक्सेस पाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़, जो भी आप पढ़ते हैं कंसिस्टेंटली पढ़िए। कंसिस्टेंसी इज़ द की, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये नहीं कि दौड़ रहे हैं तो मैराथन की तरह ट्रीट कीजिए यूपीएससी को, नॉट ए 100 मीटर रेस की 100 के स्पीड में भाग लिए, खत्म हो गई। दौड़ते रहिए धीरे धीरे जॉगिंग के स्पीड में, आप निश्चित अपनी मंजिल तक पहुँच जाएंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। चले एक और